हेलो फ्रेंड्स। आज की जो हमारी टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट रिस्क से रिलेटेड चीज़ें हैं। होता क्या है कि हम मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट। यानी कि हम ये सोचते हैं ना कि आने वाले टाइम में 1 ईयर्स बाद या 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स जो भी हम गोल सेट करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि 5 ईयर्स के बाद हमने जो आज इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसकी जो वैल्यू होगी उसके लिए कुछ फैक्टर्स है जिसको हमें माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आज हम उन्हीं फैक्टरों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा वो है इन्फ्लेशन रेट। अब मैं सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन रेट के बारे में बता दूं कि इन्फ्लेशन रेट होता क्या है। तो होता क्या है कि आज के डेट में अगर मान के चलो, अगर आपने कोई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज प्लान की, आप ये सोच रहे हो कि नहीं 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी हमें 5 ईयर्स के बाद लेना है। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए रखा हुआ है। तो होगा क्या कि 5 ईयर्स के बाद 10 लाख रुपए में आप उस प्रॉपर्टी को ले नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन रेट अगर हमारा 10% है, ईयरली 10% भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख लो कि 10 लाख का 10% की अगर बात करें तो 1 लाख रुपीज के आसपास इंक्रीज हो गया। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 5 ईयर्स के बाद आप प्लान करते हैं तो ये 10 लाख रुपए से आपका काम नहीं चलेगा। यानी कि लगभग लगभग आपको 16 लाख रुपीज के आसपास अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपने प्लान तो 10 लाख रुपए का कर रखा था, लेकिन इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से यानी कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 16 लाख। तो आप तो अगर 10 लाख रुपए का प्लान लेके चलेंगे तो उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इसी को इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। यानी कि हम जो भी फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ना, तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हमें करना चाहिए। हम ये नहीं सोचे कि 10 साल बाद हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है कि मान के चलो, अगर आपने एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया 5 ईयर्स के लिए। ठीक है। बैंक आपके साथ बॉन्ड साइन करती है कि चलो ठीक है कि भाई 7% या 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको देगी। और आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5 ईयर्स के बाद हमने जो इन्वेस्टमेंट किया प्लस वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है उसके हिसाब से आपकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि लाइफ में देखो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कई बार हम सोच के चलते हैं लेकिन वो चीज़ें होती नहीं है। अगर आपको किसी रीज़न बस आपको उस पैसे की जरूरत पड़ गई विद इन 5 ईयर्स, यानी कि आपको जरूरत पड़ गई 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आप चाह रहे हो नहीं उस पैसे को निकाल ले, बिल्कुल आपको जरूरत है। हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जरूरत हो, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है फैमिली में। तो आप क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे कि भाई हमें पैसे की नीड है। तो बैंक के साथ तो आपने 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि भाई फिक्स डिपॉजिट किया था कि 5 ईयर्स के बाद आपको इतनी वैल्यू मिलेगी। तो बैंक क्या करेगी? आपको कुछ चार्ज डिडक्ट करेगी। यानी कि आपने जो कैलकुलेट वैल्यू किया था वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है कि कभी भी आप पैसे को अगर निकालते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी यही चीज़ होता है कि अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है उसको सेल करने में 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर्स भी लग सकता है। इसी तरह फिक्स डिपॉजिट में ही है। तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो इन सारे रिस्क को फैक्टर को हमें माइंड में रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आज की टॉपिक यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक में और भी हम इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।